नमस्ते नीता जी, नमस्कार स्मिता जी, आप सबका। Yes, namaste Dinesh ji. Hello Smita. Hi Nita. Yes. So today Smita and myself have the privilege of having a distinguished guest in our show. He is Mr. Dinesh Vora, an educator and a motivator and a person whom I met first time in 2012. Smita, I met Dinesh Vora ji when we inaugurated Chakrayog. Oh. Yes. And that time he was a lead speaker and he speaks on so many topics. All I can say about him is he's a walking encyclopedia. Wow, what a lovely way to introduce him. Thank you very much. बहुत आभार आपका. And when he came, he gave us a stack of books which he had written. Baapre. And so many books on success, on emotional intelligence, books for children, books to become rich, books to become a good speaker. And you know, one very good introduction about him is he's the first winner of the game poker. Of the game? Poker Face. Oh, Poker Face. Oh. And ये रियल चैनल पर आया था 2009 के अंदर एक्चुअली, तभी फिर बाद में एक साल में चैनल फोल्ड अप हो गया, तो सौभाग्य था मेरा कि मैं उसमें 1 करोड़ जीत गया. Wow, that's yes. And he won 1 crore in that. And he has a very interesting story that how he used astrology to win the amount. Right? My God, this is something very interesting to know, astrology. Because दिनेश जी माफ कीजिए, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी पे जरा भी विश्वास नहीं है. कोई बात नहीं. जरा भी विश्वास नहीं है, तो मैं ये सवाल आपको जरूर पूछूंगी आगे चल के. तो पहले आपसे हम जानना चाहेंगे एनर्जी वर्क के बारे में. नहीं नीता? Yes. So today we are going to speak about balancing energies. जी. आज ये जो टाइम है पैंडेमिक का, like people are all searching for solutions, right? और हम जैसे जो speakers हैं, we know that success will come when people balance their energy. Whether it is their own energy or energy of a dwelling or energy of the space, of the cosmic energy. So Dinesh ji जो है, he's an expert Vastu consultant also. He's a very renowned astrologer also. So we are very fortunate to have him on the show to share his wisdom with us. It will benefit our viewers also because लोग बहुत जानकारी नहीं जानते. मतलब it's a hotspot. People about astrology is a hotspot. Vastu is a hotspot. कोई एक बोलता है, कोई एक बोलता है. No, so please enlighten us over this. Dinesh ji, please, on to you. सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार, बहुत अभिनंदन और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे एक मौका दिया आपके सामने बैठने का, आपसे बात करने का. अब जहां तक सवाल से शुरू करते हैं, तो नीता जी खुद बहुत बड़ी विद्वान हैं और स्मिता जी खुद अपने क्षेत्र की एक तरह से कहा जाए कि क्या कहते हैं ना, भीष्म पितामह जिसे क्या कहते हैं. तो दो महारथियों के सामने मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं, सवाल हैं, उनके कुछ जवाब दे पाऊं. एक्चुअली दरअसल जिन चीजों को हम चाहे एस्ट्रोलॉजी कहें, वास्तु कहें या किसी भी नाम से बुलाएं, एक्चुअली दरअसल ये सारी चीजें ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है. बात ले दे के ऊर्जा से शुरू होती है, ऊर्जा पे समाप्त हो जाती है. जब तक शरीर है तब तक शरीर में ऊर्जा, इसका मतलब यही हुआ. और शरीर में से ऊर्जा निकल गई तो शरीर मृत हो जाता है. हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, चाहे हम बॉडी के बैलेंसिंग की बात करें, माइंड की करें, हार्ट की करें, मतलब 4 एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उसमें आपका मेंटल स्टेट है, वाइटल या इमोशनल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, एंड टोटल मिला लो तो साइकोलॉजिकल स्टेट है. ये सारी की सारी ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. इसको जिस मर्जी नाम से आप बुला लीजिए, चाहे इसको हम एस्ट्रोलॉजी के दायरे में आके करेक्ट करने की कोशिश करें, वास्तु से करें, चक्रों से करें, या बाकी कोई भी नाम देना चाहें, आयुर्वेद का नाम देना चाहें, वात पित्त कफ का नाम देना चाहें, अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज टू बैलेंस इट. अब ये बैलेंसिंग ही सबसे बड़ा चैलेंज है. जैसे कि आजकल के हालात, जैसे नीता जी ने आपने कहा कि कोरोना के हालात हैं, सब लोग स्ट्रेसफुल हैं, काफी डीपर एंजाइटीज हैं लोगों में. प्रॉब्लम कोरोना नहीं है,
प्रॉब्लम कोरोना से निकलने वाला स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम ये कि इस प्रॉब्लम को हम डील कैसे करें, वो प्रॉब्लम है। द चैलेंज वो है। चैलेंज इज नॉट डिसीज, चैलेंज इज नॉट लॉकडाउन, द चैलेंज इज हाउ डू वी टैकल इट। एक्चुअली हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये है, राइट, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वी हैव एक्सेप्टेड इट एंड नाउ वी हैव टू एंड इट। तो हमारी जो एक मेंटल स्टेट है उसके द्वारा हमें उस चैलेंज को कैसे स्वीकार करना है, कैसे डील करना है। दुनिया में दरअसल कोई भी समस्या हो, समस्या वही रहती है, लेकिन उसमें कई लोग कहते हैं कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं या आप ट्रबल मेकर हैं। मतलब है कि किस माइंडसेट से हम चीजों को डील करना चाहते हैं, वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने बैठा हूं, प्रॉब्लम ए हो सकती है, बी हो सकती है, लेकिन मैं किस माइंडसेट से उसको सॉल्व करना चाहता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी बहुत दशक पहले कि जिस माइंडसेट से हमने प्रॉब्लम्स पैदा की हैं, उसी माइंडसेट से हमें कभी भी उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ढूंढने के लिए हमें एक दूसरा माइंडसेट चाहिए होगा। अगर जिस माइंडसेट से हमने प्रॉब्लम पैदा की है उसी से हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो शायद हम भटकते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चेंज ऑफ माइंडसेट चाहिए। वही ऊर्जा का हाल है। हम बहुत सारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपने आप को ये कहता हूं कि एक तरह से जियो बायोलॉजी, जियो मतलब आपकी धरती और बायोलॉजी मतलब मेरी बॉडी या आपके प्लांट्स की बॉडी भी कह सकते हैं जिसमें जान होती है। हम लोग चीजों को डील कैसे करेंगे? मेरी नजर में 3 मुख्य मुद्दे हैं एक त्रिकोण के। एक ट्रायंगल है लाइफ। पहले ट्रायंगल का हिस्सा हम खुद हैं, बॉडी। दूसरा हिस्सा है हमारी ड्वेलिंग्स या हमारे मकान या जहां हम काम करते हैं। और तीसरा हिस्सा है यूनिवर्स या स्पेस। चलिए, इसमें अगर हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं ऊर्जा बेस्ड, तो क्या हम यूनिवर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। यूनिवर्स हमारे हिसाब से चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली एक सूर्य ग्रहण होके गया, आप सबको ज्ञान है। सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर क्या असर होगा, पता नहीं कितनी चर्चाएं हुई इसके ऊपर। ये स्मिता जी भी अपने आपने भी टीवी पे देखा होगा, लेकिन कभी किसी ने ये कहा कि मेरा असर सूर्य ग्रहण पे क्या होगा? इसका मतलब है कि असर किसका हो रहा है? सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर हो रहा है, सूर्य की ऊर्जाओं का हमारे ऊपर हो रहा है। बड़ी सी बात है। तो एक पहला इसमें सॉल्यूशन ये निकलता है कि हमें अपनी ऊर्जाओं को जो स्पेस की ऊर्जा है उसके साथ ओरिएंट करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट, मैच इट, करेक्ट। जी हाँ, अगर हम अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जीज को स्पेस की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ओरिएंट करेंगे, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात, जब हम कोई ड्वेलिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, अब वो भी दरअसल देखा जाए तो उसी यूनिवर्स से प्रभावित है। इसका मतलब है कि अगर हम ड्वेलिंग को उस यूनिवर्स के हिसाब से ओरिएंट करेंगे तो आप यकीन मानिए जैसे ही आप उस घर में या ऑफिस में जाएंगे आपकी बॉडी अपने आप ओरिएंट हो जाएगी। की बात यह है, इसको आप वास्तु का नाम ले लो या एनर्जी का नाम लो। मैं अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट बोलता नहीं, एनर्जी एक्सपर्ट बोलता हूं कि एनर्जी को मैं कैसे बैलेंस करूं। आपको एक नीता जी छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारी जो स्पेस एनर्जी है उसमें आप कह सकते हो कि एक तो सोलर, जैसे कॉस्मिक एनर्जी का नाम एक कंपोजिट नाम दे सकते हैं। इसके बारे में आप भी बहुत चर्चा करती रहती हैं। स्मिता जी को मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, उनके फिल्म सीरियल्स या टीवी वगैरह पे उनको फिल्मों में देखा है, कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है लगा है कि वो भी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हीलर हैं, तो शक्तियां उनके पास भी हैं। तो मैं उन शक्तियों का भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब बात यहाँ पे हो रही थी कि जो कॉस्मिक ऊर्जा ऊपर से आती है, चाहे वो चंद्रमा की हो, सूर्य की हो या बाकी जो सितारे हैं उनकी हो, ये ऊर्जा जो है बेसिकली जो हमारे पास मुख्य रूप से आती है सूर्य के रूप में आती है, और वो ईस्ट से आती है और वेस्ट में जाके छुप जाती है। यानी कि सनराइज जो होता है ईस्ट से है और सन छुपता है वेस्ट में। सही बात है, सनसेट। अब ये हमने कहा है कि ये सनराइज है और ये सनसेट है। इन एक्चुअलिटी ना तो सनराइज होता है ना सनसेट होता है। एब्सोल्युटली, दिस इज जस्ट एन इवेंट at a particular place on the earth, which basically is being named as a sunrise and sunset. Am I right? correct. अब
दूसरी एक जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो हमारी पृथ्वी से निकलती हैं, वो भी कॉस्मिक में हम काउंट करेंगे, जिसको हम मैग्नेटिक ऊर्जा कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं। हाँ। चलिए सबसे पहले कॉस्मिक को लेते हैं कि ऊर्जा को अगर समझ गए तो ऊर्जा की बैलेंसिंग को भी समझ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा बात ऐसे करेंगे जैसे एक कॉमन मैन जिसको समझ पाए। हाँ, कि हमारी बॉडीज सूर्य के साथ ओरिएंटेड क्यों है एक्चुअली, ऐसा हमारे शरीर में क्या प्रोसेस है, क्या नाड़ी सिस्टम है जो हमको ऑटोमेटिकली ईस्ट से जोड़ देता है, क्योंकि मेन ऊर्जा का सोर्स सूर्य वहां से आ रहा है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत साल पहले, वहां पे 2 केज लिए गए अलग अलग कमरों के अंदर। केज के अंदर बहुत सारी चिड़िया रखी गई, बर्ड्स, और अंधेरा कमरा था। उस अंधेरे कमरे में उनको करीब 30 to 45 डेज केज में रखा गया। रखने के बाद पहले वाले पिंजरे में लाइट जो थी वो फ्लैश में आती थी और ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रेवल करती थी। उसके बाद फिर ईस्ट से आती थी, वेस्ट में ट्रेवल करती थी, फिर छुप जाती थी, फिर ईस्ट से आएगी, फिर वेस्ट में छुप जाती थी। तो लाइट का जो ओरिएंटेशन था ईस्ट टू वेस्ट था, जो सेम था जो सूरज का था। दूसरे कमरे में क्या किया गया कि उसका ओरिएंटेशन जो था लाइट का वेस्ट से ईस्ट में चेंज कर दिया गया, कि वेस्ट से लाइट निकल रही है और ईस्ट में आ रही है। अब दुनिया में जितने भी इंसान हैं और जो प्राणी हैं या जीव हैं, उनका ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईस्ट है। अब 45 डेज के बाद जब दोनों केज बाहर लाके खोले गए, तो जिसका ईस्ट से वेस्ट का ओरिएंटेशन था लाइट का, वो जैसे ही केज का दरवाजा खोला, पिंजरे का दरवाजा खोला, सारी बर्ड्स फट से उड़ के चली गई। और जिनकी लाइट दूसरी किस्म की थी, वेस्ट टू ईस्ट थी, वो चिड़िया बाहर तो निकल आई, लेकिन वो एकदम से क्या कहते हैं, फ्लमॉक्स थी एकदम से, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है। वो बैठी रही, उन्हें लेफ्ट समझ नहीं आया, राइट समझ नहीं आया, ना वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, ना खाना खा रही थी, कुछ ना पानी पी रही थी, कुछ नहीं। दे वर टोटली ऐसा था कि डेज्ड थे एकदम से, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन बिगड़ गया था। These birds took 45 minutes almost to get their bodies reoriented towards east. 45 मिनट्स में सारी की सारी उड़ गई। अब आप सोचिए कि ये जो ईस्ट की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये रियल टाइम मैंने एग्जांपल आपको दिया, जो एक इलस्ट्रेशन बताया आपको। आप चाहें तो इनका कहीं भी आप उसका यूज भी कर सकते हैं लेक्चर्स में, क्योंकि ये जनरल मेरा इलस्ट्रेशन नहीं, किसी और का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इट टीचर्स अस, ये हमको सिखाती है कि इसके अंदर एसेंस है लाइफ का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि माँ बाप से भी वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देख के पढ़ो, यहां पढ़ो, वहां पढ़ो, जरूर पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिशा बुरी नहीं होती कहने को, बहुत दिशाओं में बहुत खूबियां भी हैं, पर ईस्ट जैसा कोई नहीं है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, हमारी बॉडी का नॉर्मल ओरिएंटेशन ईस्ट का है। दिन में अगर लोग कहते हैं कि आप किसी, सपोज कीजिए एक बिजनेस के अंदर हैं, लोग अक्सर कहा करते हैं कि अगर आप नॉर्थ की ओर देख के काम करेंगे तो आपका बिजनेस फलीभूत हो जाएगा, उसमें बिजनेस बढ़ जाएगा आपका। बिजनेस क्या होगा? वो बिजनेस बढ़ जाएगा आपका, आप कामयाब हो जाएंगे बिजनेस के अंदर अगर नॉर्थ की ओर देख के काम करेंगे। अब मुसीबत ये है कि किसी ने कह दिया कि नॉर्थ की ओर देख के काम करेंगे और बिजनेस बढ़ जाएगा, किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों बढ़ जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये कहीं भी एलोबरेटेड नहीं है। हाँ जी, नॉर्थ में देख के करें तो बिजनेस अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है, उसके साइंटिफिक रीजन तो बताइए कोई, वो कोई बताता नहीं है। यहां पे उलझन पैदा होती है। लेकिन ईस्ट के सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, क्योंकि ईस्ट क्यों है, ईस्ट में भी बिजनेस फलीभूत होता है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन होता क्या है ना कि बाकी सारी दिशाओं में, सपोज डे में हमारी बॉडी 2 दिशाओं में ओरिएंट हो सकती है साइंटिफिकली, एक नॉर्थ से ओरिएंट होती है, एक ईस्ट से ओरिएंट होती है। अगर डे में हम सपोज कीजिए कि नॉर्थ की ओर सिर करके बैठते हैं, ऐसे हेड फेस करके बैठते हैं, तो हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी ईस्ट से प्राप्त होती है, यानी कि हम दिन में कामयाब होते हैं। और अगर आपको ज्यादा लगता है तो रात को नॉर्थ की ओर मुंह करके बिजनेस करके देखिए, रिजल्ट बताइए मुझे, 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी ओरिएंट नहीं होती वहां से। दिन हो या रात, एक ही डायरेक्शन से, जहां से आपकी शरीर ओरिएंटेशन में ईस्ट की ओर रहता है, ईस्ट की ओर आपकी बॉडी अगर नेचुरली ओरिएंट है, अगर आप ईस्ट की ओर देख के काम करते हैं
तो आप कामयाब हैं। मुझे याद है कि मैंने एक कॉल सेंटर का केस किया था, स्मिता जी, और उनके लोग रात में वो स्लगिश हो जाते थे, कुछ सो जाते थे, कुछ ढंग से जवाब नहीं दे पाते थे, और उन्होंने कहा कि दिनेश भाई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करें। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि कुछ का सीटिंग अरेंजमेंट नॉर्थ की ओर था, कुछ का साउथ की ओर, कुछ का वेस्ट, कुछ का ईस्ट। जो ईस्ट वाले तो ठीक काम कर रहे थे, क्योंकि 24 आवर्स ईस्ट का ओरिएंटेशन ही काम करता है, बाकी तो कोई काम करता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, सबको ईस्ट का ओरिएंटेशन दे दीजिए, लेट देम ऑल फेस ईस्ट। अगर वो सारे के सारे ईस्ट फेस कर लेंगे तो आप यकीन मानिए वो रात को सोएंगे भी नहीं, उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोलता है आर यू श्योर? मैंने कहा करके देख लीजिए ना, मैं तो कुछ सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये तो कॉस्मिक भगवान का दिया हुआ सिद्धांत है, प्रूव्ड है। खैर उन्होंने थोड़े पैसे खर्च किए और नीता जी, स्मिता जी, उन्होंने कर दिया, और 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट भी मिल गया उसके। मैं अपनी कामयाबी की पीठ नहीं थपथपा रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खेल ऊर्जा का है, ये खेल एनर्जी का है। आपने कोई चेंज नहीं किया, लोग उसको वास्तु कहते थे, मैंने कहा कि एनर्जी बैलेंसिंग है। तो ये वहां पे जब ईस्ट की ओर आपका ओरिएंटेशन हो गया, सूर्य की ओर ओरिएंटेशन हो गया, तो आपको 24 घंटे सेम ऊर्जा मिलती है। सूर्य तो है ना, हमारे लिए रात है ना, पर सूर्य तो है वहां पे, उसकी ऊर्जा तो आ रही है ना। ऐसे ही जब कभी भी आप सोते हैं तो आप साउथ की ओर सिर रख के सोते हैं, नॉर्थ की ओर पैर रख के सोते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो अच्छा है। नॉर्थ की ओर सिर नहीं रखते, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन रहता है। लेकिन अगर कभी आप ईस्ट की ओर सिर करें और वेस्ट की ओर पैर करें, इससे अच्छी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दिशा में सोने से जब भी आप सुबह उठेंगे आप प्रफुल्लित होंगे, हो सकता है आप बेड से जंप मार के उठें। ये प्रिविलेज किसी और डायरेक्शन में नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ईस्ट वेस्ट में है। मतलब फिर वही हुआ कि हमारे जो सूर्य महाराज हैं, जिनको हम जल भी चढ़ाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ओम सूर्याय नमः भी करते हैं, और हमारे जो माइथोलॉजी के ग्रंथ है, हमारे क्यों बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, अल्टीमेटली वो ईस्ट तो ईस्ट ही है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी बॉडी ईस्ट ओरिएंटेड रहे। हमारी बॉडी देखा जाए, अगर सपोज करिए बिल्डिंग है, ईस्ट ओरिएंटेड रहे। इसलिए हमारे पुरखे कहते थे कि पूरब दिशा की ओर मकान हमेशा अच्छा होता है। सूर्य की जब उसमें पहली किरणें गिर जाए सामने फ्रंट में, तो वो मकान बड़ा लकी होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं आपकी सारी की सारी। ये खेल उसी का ही है। तो बॉडी को हमें यूनिवर्स के साथ ओरिएंट करना है, यूनिवर्स हमारे साथ ओरिएंट नहीं करेगा। करेक्ट। सो देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, बॉडी को ईस्ट की तरफ ओरिएंट करना मतलब व्हाट डू वी डू? वी कांट बी कांस्टेंटली फेसिंग द ईस्ट। नहीं, मैं मानता हूँ वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज भी दी गई है। दिन में क्या होता है कि आप फंडामेंटली नॉर्थ की ओर देख के काम कर सकते हैं, आपका क्रिएटिव वर्क है तो आप वेस्ट की ओर देख के काम कर सकते हैं, और बाकी किसी भी किस्म का काम है आप ईस्ट की ओर देख के कर सकते हैं। लेकिन साउथ की ओर देख के काम करना थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है बहुत सारे, और एक एक करके मैं उनको एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके टेक्सचर भी अलग हैं, उनके तरीके भी अलग हैं। लेकिन उसके पीछे एक साइंस है, एनर्जी की जो साइंस होती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बर्ड्स का आपको दिया था कि वो कैसे ओरिएंटेशन उनका हो जाता है। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम ईस्ट की ओर सिर रख के बैठे, क्योंकि आपको बेडरूम ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको पोजीशन ऐसी नहीं मिलेगी, आपको हो सकता है ऑफिस में चेयर ऐसी ना मिले। मैं मानता हूँ कॉन्स्टेंट्स तो हैं उसके अंदर, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारे पास वो नॉलेज है, ज्ञान है, तो शायद जब कभी हम नेक्स्ट टाइम कोई मकान लेने जाएं, या सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि कोई शॉप लेने जाएं या ऑफिस लेने जाएं, तो हम कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अवेयरनेस कैन कम इनटू यू एंड यू कैन। जी। कल का ही उदाहरण था कि मैं अपनी बेटी के घर गया हुआ था और उनको कुछ नया मकान लेना था एक, तो 5-6 फ्लैट चूज करके रखे। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पापा आके बता दो कि कौन सा मकान उचित होगा ताकि हम आगे बढ़ सके। अब जैसे ही मैंने देखा कि दो मकान ऐसे थे जिनके दरवाजे साउथ वेस्ट की ओर खुल रहे थे। अब साउथ वेस्ट में दरवाजा खुलने का मतलब कि मेरी भी दौलत चली जाएगी, मेरे पुरखों की दौलत भी चली जाएगी। ये प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली। तो मैंने कहा ये नहीं लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल ही 2 साल पहले एक केस ऐसा हो गया था जहां पे मैंने वार्निंग दिया था कि साउथ वेस्ट का मकान है, खासतौर से दरवाजा। अब लोग ये नहीं समझ पाते, वहां पे जब हम ऊर्जाओं को चेक करते हैं तो चेक कहां से करेंगे।
दरअसल ऊर्जाएं हमेशा घर के केंद्र से चेक की जाती है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान से, हाँ। ब्रह्म स्थान ही वो स्थान है जहाँ पे पुराने जमाने में, आपको याद होगा, कोर्टयार्ड होता था मकानों के बीच में, और तुलसी का पेड़ लगाते थे, वहाँ तुलसी का पौधा रखते थे यूजुअली। जी हाँ, दीपक जलाते थे रात को वहां पर। तो क्यों करते थे? वो स्थान सबसे लाइट क्यों होता था? कहीं ना कहीं ये सब साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हैं। तो ये मैंने बात की, सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को यूनिवर्स के साथ जोड़ना है। फिर जिस ड्वेलिंग के अंदर हम जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, उसको हमने यूनिवर्स के साथ ओरिएंट करना है। और अगर हम ये दो चीजें कर पाए तो बहुत आराम से हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बिल्कुल सेट हो जाएगी, ओरिएंट हो जाएगी। आपकी तकलीफें कम होंगी, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें लाइफ में बेहतर हो जाएंगी। It is like attuning to the laws, like बिल्कुल सालों बिल्कुल से आ रहे हैं कि ये वास्तु के नियम है, घर कंस्ट्रक्शन के नियम है, और हमें उनके साथ अट्यून करना है। बिल्कुल। So now अभी वास्तु के बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। Now as you said, दरवाजा एक गलत दिशा में था, वो सब इन सब चीजों को चेंज करना मतलब बहुत सारी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी घर में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका स्मिता जी। हाँ। दरअसल जब आप एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं तो वहां तोड़फोड़ नहीं होती। हाँ, तो वो फिर कैसे करें हमारे जैसे अज्ञानी लोग? आप अज्ञानी नहीं है, पहली बात है कि आप खुद बहुत बड़ी ज्ञानी है, विद्वान है। तो देखिए, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। आपने एक महेश योगी जी का नाम सुना होगा। महेश योगी बहुत बड़े वास्तु के अंदर मानने वाले एक योगी थे एक्चुअली। यूरोप में, अमेरिका में उनका काफी प्रभाव था, और वहां पे उन्होंने यूरोप के अंदर खासतौर से अपने कई भवनों को तोड़ के बिल्कुल दोबारा से बनवा दिया वास्तु के हिसाब से, डिट्टो। लेकिन उसके बाद जो डिसास्टर हुए वो उनको पता है, ये सबको मालूम है। और ये एक नहीं, ये हजारों लोगों के साथ हुए हैं कि ये जो डिसास्टर होते हैं कि सब वास्तु के करेक्शन करवा के, पैसा लगा के, और उसके बाद दुख और बढ़ जाए और फायदा ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, वही वो होता है। अब इसके उत्तर प्रकृति में मिलते हैं स्मिता जी और रीता जी। अब देखिए, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर, राइट स्मिता जी? अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूं इस टाइम में कि एनर्जी का खेल क्या है, इस खेल को समझ गए तो फिर आप कोई भी खेल जीत सकते हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी एनर्जी का सर्कुलेशन है इन नेचर, वो क्लॉकवाइज है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो एनर्जी का सर्कुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टूरिस्ट के लिए होते हैं, खासतौर से वो देश जहां से इक्वेटर गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ग्वाटेमाला है और भी कई देश हैं। और वहां पे टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं आपको बताऊं तो। टूरिस्ट उस लाइन पे जाएंगे, उस पे लिखा होगा ये इक्वेटर लाइन है, एक दरवाजा बना हुआ है, एक लाइन बनी है पीले रंग की या जो भी कलर, लाल रंग की। उसके साउथ में जाओ तो सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में जाओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। वो लोग स्मिता जी क्या करते हैं, वो लोगों को साइंटिफिकली प्रूव करके बताते हैं। वो एक पॉट लेते हैं जिसके नीचे एक होल होता है, उसके अंदर पानी भर देते हैं, ये शायद आपको एक्सपेरिमेंट पता भी होगा एक्चुअली, और उसके अंदर एक व्हाइट कलर का फ्लावर डाल देते हैं। जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खासतौर से पॉट को रखते हैं जो कि सेंट्रल इक्वेटर लाइन से जस्ट 5 फुट दूर है, तो जब वो फ्लावर अंदर होल में से नीचे चला जाता है तो चौड़ी उसमें पत्तियां लगी रहती है, व्हाइट कलर का फ्लावर वो दिखाते हैं वहां। नॉर्मली हमारे यहाँ सब जगह व्हाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं। तो हमेशा जो उसका क्लॉकवाइज घूमता है, वो क्लॉकवाइज घूम के और नीचे चला जाता है वो ड्रेन में। लेकिन उसी पॉट को जब दूसरा पॉट उधर रखा हुआ है सदर्न हेमिस्फीयर में 5 फुट दूर सिर्फ, या 2 फुट दूरी भी आप कर लोगे, जो भूमध्य रेखा की लाइन है, वहां पे जब आप खोलोगे उसको तो वही पौधा जो फ्लावर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के नीचे जाता है। और जब उसको आप इक्वेटर पे रख दोगे, ना तो वो क्लॉकवाइज होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल सीधे डिप कर जाएगा नीचे। क्या बात है। अब ये एनर्जी का मूल सिद्धांत है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। अगर आपको सपोज करो कि हमने जनरल वे में कहा वास्तु, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो मोस्टली जो हमारी संरचनाएं हैं, जो भवन हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के
वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से चलती है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो वास्तु है, सदर्न हेमिस्फीयर की वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से चलती है, जो एंटी क्लॉकवाइज है। उसका कारण क्या है कि जब आप सूर्य, जैसे कि आप कभी देखते हैं ना कि जैसे मकर संक्रांति को चेंज होता है दक्षिणायन से उत्तरायण में, फिर उसके बाद उत्तरायण से दक्षिणायन में, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सूरज दक्षिणायन में रहता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ये एनर्जी का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, और ये मूल है हर चीज का। सूर्य निकला तो ईस्ट से और गया वेस्ट में। अब मुंबई के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन है, एक वेस्टर्न लाइन है। जो वेस्टर्न लाइन है आपकी वो चर्च गेट से विरार चली जाती है वाया बोरीवली, और जो सेंट्रल लाइन है वो वीटी स्टेशन से या सीएसटी से आपकी थाना चली जाती है, कल्याण डोंबिवली चली जाती है। आप ये समझ लीजिए कि सपोज करो कि सूर्य जो है दक्षिणायन में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। अभी तो खैर वो उत्तरायण में है, तो 6 महीने में आपको पता है कि वो फिर दक्षिणायन में चला जाता है, जुलाई के आसपास ही रहता है वो भी। तो उसमें क्या होता है कि जब दक्षिणायन में सूर्य होता है तो वो सूर्य बेसिकली जब क्या कहते हैं ईस्ट से निकलता है, वो सीधा वेस्ट की ओर नहीं जाता है, उसका टिल्ट होता है, वो टिल्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर चला जाता है, फिर वहां से नॉर्थ, फिर वहां से नॉर्थ वेस्ट, और फिर वेस्ट में चला जाता है। और हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आता है, खासतौर से मकर संक्रांति के बाद, तो सूर्य ईस्ट से निकल के, सुबह 6 बजे निकला, 9 बजे उसका टिल्ट साउथ ईस्ट की ओर आ जाता है, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, और फिर वेस्ट में जाकर छुप जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किचन साउथ ईस्ट में बनाई जाए, क्योंकि सूर्य का टिल्ट उस टाइम साउथ ईस्ट की ओर होता है। उस टाइम उसमें से लाभदायक किरणें निकलती हैं, वो लाभदायक किरण रसोई के कीड़ों को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है, और जो गृहिणी होती है, जो खाना बना रही है वहां पे, उसकी हेल्थ के लिए वो किरणें अच्छी होती है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य रहता है तो वहां पे सूर्य साउथ ईस्ट की ओर नहीं आता, ईस्ट से वो नॉर्थ ईस्ट की ओर चला जाता है। पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्थ में है, ये सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ है, साउथर्न हेमिस्फीयर, हाउ डू यू गेट? बहुत आसान है, मैं हूं ना। All the roads are reaching Dinesh Vora. देखिए ऐसा है ना स्मिता जी कि उसके कुछ यंत्र होते हैं, लेकर एंटरा वगैरह होते हैं, कुछ और अच्छा अच्छा, उधर से पता लेकर एंटरा का यूज कर सकते हैं आप, स्लोप से पता लग जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण जिससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी है। और बहुत बार तो ऐसा भी हो गया कि आधी प्रॉपर्टी को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया और आधी को सदर्न में कन्वर्ट कर दिया ताकि उसको फायदा हो जाए, हो गया। ये हम एक क्या बोलते हैं, फिक्स माइंडसेट जब लेके चलते हैं ना, नहीं जी ऐसी ही वास्तु होगी, तो फिर आप एनर्जी को समझ ही नहीं पाए। अगर आपके एनर्जी के सर्कुलेशन को नहीं समझ सकते, उसकी वर्किंग को नहीं समझ सकते, फिर ना तो आपकी बॉडी ठीक होगी, ना बिल्डिंग ठीक होगी, ना आपका कनेक्ट यूनिवर्स से ठीक। सिंपल सी चीज है। दिनेश जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप जितनी वास्तु बुक्स पढ़ते हो उसमें इसका रेफरेंस नहीं है। हाँ, कहीं पे भी नहीं, यही तो बोल रहे हैं ये। सारे लोग अग्नि कोण साउथ ईस्ट ही बोलते हैं। हाँ नीता जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो क्वेरी है बिल्कुल बराबर है। मैंने क्या कहा कि हम लोग सुपरफिशियली घूमते रहते हैं, हमें अंदर जाके उसके मूल कारण जानने का प्रयास हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारी आजकल की प्रवृत्ति कैसी है कि हमने एक 100 का नोट दिया, बर्गर लिया 2 मिनट में, बस चल दिया हम, तो बर्गर संस्कृति हो गई, हमें एकदम से करना है। तपस्या तो हमें करनी नहीं है। करेक्ट। हमें ये तो पता नहीं कि ये सब कैसे करना है। करेक्ट। मैं एक छोटी सी चीज एनर्जी के क्षेत्र में और आपको बताऊं तो आपको सुन के शायद, क्योंकि मैं इसको एनर्जी ऑफ जियो बायोलॉजी बोलता हूं। धरती के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है जी। जब वो रिएक्शंस होते हैं तो जो भी रिएक्शन होगी उसका रिजल्ट एक ही होगा, द क्रिएशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी अपना एक रूप बदल के दूसरे रूप में आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज है। वो एनर्जी हमारे धरती के ऊपर भी आके चलती है लाइंस बना के, उसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जिसको हम कई बार मेजर लाइंस बोलते हैं, प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइंस भी है ना, मैग्नेटिक लाइन। ग्रिड, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सभी लोग ग्रिड लाइन के अंदर हार्टमैन लाइन और करी लाइंस पे आके रुक जाते हैं, और कुछ लोग ले लाइंस पे आके रुक जाते हैं। लेकिन ये साइंस उससे आगे चली जाती है जहां तक कोई और नहीं जाता है।
मैं वहां तक गया और बहुत सारे मेरे जो एक दो गुरु हैं वो भी वहां तक गए हुए हैं। अगर आप शिवाजी के कुछ फोर्ट्स देखें, मैं आप महाराष्ट्र पे आ जाता हूं, शिवाजी के अगर कुछ फोर्ट्स देखें तो पुराने जमाने में उन फोर्ट्स के अंदर घोड़े रखे जाते थे लड़ाई करने के लिए। स्मिता जी, आपने बहुत फोर्ट्स देखे होंगे, नीता जी आपने भी देखे होंगे फोर्ट्स। तो आज कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसपे शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपने देखा होगा कि घोड़ों का जो अस्तबल बनाया जाता है उसके बीच में दीवारें खड़ी की जाती हैं। वो पत्थर की दीवारें थी किलों के अंदर, और वो कई कई रो होती थी, 50 मीटर लंबी रो, 100 मीटर लंबी रो, और वहां पे घोड़े बांधे जाते थे। लेकिन एक घोड़े और दूसरे घोड़े के बीच में, या एक जगह में दो घोड़े आ जाएंगे, उसके दोनों साइड में दीवारें, फिर आगे एक कॉरिडोर, फिर एक कॉरिडोर, इस ढंग से एक मतलब पोर्शन बने होते थे। लोगों को यकीन नहीं आएगा कि दे वर एज पर द परफेक्ट वास्तु। ये सारे की सारी जो दीवारें थी उन लाइनों के ऊपर थी जो ग्रिड लाइंस होती हैं, और जो बीच का हिस्सा था वो सेफ हो जाता था उसके बीच में, ताकि जानवरों के ऊपर उन जो जियो एनर्जीज है, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहा जाता है, उसका असर ना हो। इसलिए आपने कई बार यूरोप में देखा होगा कि महल तो बहुत बड़े बड़े, उनके कमरे बहुत छोटे हैं। वाई स्मॉल रूम्स? रानी है ना, कमरा छोटा है, क्योंकि वो ग्रिड लाइंस इस किस्म की है कि ग्रिड लाइन के ऊपर वॉल्स खड़ी करनी है ताकि उसका एडवर्स इंपैक्ट ना हो। और ये इसमें कोई भी प्लॉट हो आपके पास, मकान हो या बना हुआ भी हो, तो सबसे पहले ग्रिड लाइंस को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे उन ग्रिड लाइंस को, तो आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है वहां पे। तो मुसीबत ये है कि उसमें कई ग्रिड लाइंस ऐसी हैं जो एक लाइन से दूसरी लाइन 8 मीटर पे जाती है, कुछ ऐसी हैं जो 12 मीटर तक जाती हैं। तो हमें उन चीजों को पहचानने की जरूरत है। अगर हम उसको बेसिकली लेकर एंटेना से या किसी और विधि से नाप पाए एग्जैक्टली, और फिर उसको हम ग्रिड में कन्वर्ट करें, वो इंडिया में कोई नहीं करता, सिर्फ एक ही व्यक्ति जो करता है ना, और उसी के बंदे हैं, हम लोगों ने उनसे सीखा हुआ है। तो आप इस बात को जानिए कि उस एनर्जी के जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं वो, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे किसी भी हालात में। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल देता हूं, लाइफ टाइम। स्मिता जी तो खुद हीलर हैं और एक बहुत जाना माना नाम है। आप स्मिता जी, आप भी बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो जाना माना नाम है इस क्षेत्र में, जो अल्टरनेट हमारी मेडिकल साइंसेज हैं, कि बहुत सारी लेडीज अबॉर्शन के थ्रू जाती है। अब ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कई बार एबॉर्शन नेचुरल हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कई बार डेलिब्रेट किए जाते हैं कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रेगनेंसी। एम राइट? चाहे हिंदू धर्म को लीजिए, बुद्धिज्म को लीजिए, जैन धर्म को लीजिए, क्रिश्चियनिटी को लीजिए, हर धर्म में एक मानता है कि जब प्रेगनेंसी आती है, कंफर्म होती है, तो उसके अंदर जो आत्मा आती है वो 42 दिन के बाद आती है, 42 डेज के बाद आती है। 42 डेज तक वो सिर्फ एक पीस ऑफ, यू कैन से, बॉडी है, दैट्स ऑल। उसके अंदर जान नहीं है। 42 डेज के बाद उसके अंदर आत्मा आ जाती है, जान आ जाती है। 42 डेज के बाद अगर आपने डेलिब्रेट एबॉर्शन करवाया तो लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या। फिजिकल पोर्शन बॉडी से रिमूव हो गया और उसका जो आत्मा है वो आपके अंदर रह गई। सटल एनर्जीज, आत्मा अंदर रह जाती है। यस, एंड इट इंपैक्ट्स द नॉट जस्ट लेडी, हर हस्बैंड, एंड बाद में जो उनके किड्स हैं पहले वाले भी, उनके ऊपर भी जिंदगी भर। यस। और कहीं आपका डबल अबॉर्शन हो गया तो वो दूसरी सटल एनर्जी बॉडी रह जाती है आपके अंदर, and then you start getting sickness and all kind of internal sicknesses. Nobody comes to know what exactly the sickness, why it is happening. Because I do this energy, I do this auto writing जो abortion होता है ना जी, auto writing नहीं था, आपको मालूम है, जो auto writing में करती हूँ, तो I release that soul in that auto writing. ये इनको रिलीज करना बहुत जरूरी है, और उसके बहुत ज्यादा मार्केट में प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, हाँ।
तो ये मुझे अबॉर्शन जो करते हैं उनका वो एनर्जी वाइज बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे पता था। नाउ आप जो बोल रहे हैं, इट इज अ वैलिडेशन, but I have a process whereby I release those souls when I do auto writing. We can share those so-called processes also. तो वो प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग उसको एक पूरा प्रोटोकॉल है उसका एक्चुअली, उस प्रोटोकॉल के थ्रू जाके उसको 3 टाइम्स हमको रिलीज करना पड़ता है। एक सन टाइम, एक मून टाइम और एक अर्थ टाइम। ये बेसिक एनर्जी का सिद्धांत है धरती के ऊपर। सन टाइम का मतलब होता है the time period between sunrise and sunset. मून टाइम का मतलब होता है कि टाइम पीरियड बिटवीन द मून राइज एंड मून सेट। और अर्थ टाइम का मतलब होता है when there is neither sun nor moon. और वो दिन परफेक्ट दिन आपको मिलता है अमावस्या का, न्यू मून डे। उस दिन अर्थ एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहती हैं, फेटल हो जाती हैं, जो क्रिटिकली इल हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। आप हमेशा पाएंगे कि अमावस्या के दिन जो क्रिटिकली इल हैं उनकी मौत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। एनर्जी जो होती है ना वो आपको खत्म कर देती है वहां पर, क्योंकि वहां सन और मून की जो ऑस्पिशियस एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। तो वो जो प्रोसीजर जो करना पड़ता है, जो मैंने अबॉर्शन की बात किया, वहां पे एक प्रोसीजर उसका सन टाइम में करना पड़ता है, एक प्रोसीजर मून टाइम में करना पड़ता है और एक प्रोसीजर अर्थ टाइम में करना पड़ता है। Then only the subtle energy bodies from your so-called physical body gets removed, and also then relieves the husband and the kids also and next coming generations. And that's very essential. ये भी एनर्जी का खेल है। अल्टीमेटली घूम फिर के फिर एनर्जी पे आते हैं। मकान की एनर्जी हो, हमारी एनर्जी हो, वात पित्त कफ की एनर्जी हो, जो भी हो, उसको अगर हमने बैलेंस कर पाए किसी तरीके से तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैलेंस ही करूंगा तो हमेशा जवान बना रहूंगा, जी नहीं। नेचर का एक तरीका है वो कि हाँ, नेचर अपने खास तौर से जो बॉडी के जो सेल्स हैं डे में डेड हो जाते हैं, नाइट में रिजुविनेट होते हैं। मनोमय कोश का सारा सवाल आता है, एक्चुअली पंचकोश में आप जाएंगे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने आप को कितना फिट रख सकते हैं, कितना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली इन एस्पेक्ट्स को हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये कर पाए, तरीके बहुत आसान हैं, ऐसी बात नहीं कोई मुश्किल है, लेकिन लोग करते नहीं है। लोग प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। ब्यूटी लाइज इन एप्लीकेशन, ब्यूटी लाइज इन प्रैक्टिस। आप वो कर पाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। अभी आते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे। जी। पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। आई डोंट नो हाउ मच नीता बिलीव्स। जी। विश्वास इसके लिए नहीं है कि जो मेरी चीजें में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, जी, मतलब लैंडमार्क सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ, वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया नहीं था कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, ये होगा, ये थी। फॉर एग्जांपल, मी गेटिंग इनटू द एक्टिंग फील्ड, नोबडी एवर सेड। नाउ दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग हिस्सा ऑफ माय लाइफ। ये भी नहीं कोई बोला कि आर्ट में कुछ करके दिखाएगी, ये भी नहीं बोला जी। My father died 1 month after I got married, and he was very fond of going to astrologers. जी। उसी दिन को शाम को मैं डैड के मम्मी के घर में मिलने को गई थी उनको, और my father had just come visited an astrologer and came. तो हमको ऐसे बातों बातों में बोला कि एक मैं फलाने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने मुझे बोला कि यू डोंट वरी सर, आपकी तो आयु तो 70 साल तो है ही। और 4 घंटे बाद कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। My brother, younger than me, fit, very fit, कराटे वराटे, ब्लैक बेल्ट, ये वो बहुत फिट। अचानक से पता नहीं उसको what happened, then the pancreas got this pancreatic cancer, ये वो, and at the age of 49 he died. Nobody could indicate that this man will die so early. Now my grandmother was an astrologer, थोड़ी हम आपकी जैसी महान नहीं थी, वो घर में थोड़ा बहुत करते हैं ना उस किस्म का। तो my grandmother तब बोला था ग्रैंडमदर ने कि ये बंदा, ये मेरा भाई जो है, इतना बुढ़ा होके मरेगा कि लोग वेट करेंगे, भाई अभी इसको छोड़ दो। होता है ना कभी इतनी डेथ सिचुएशन आती है कि अब बोलते हैं भगवान को, भाई इसको अभी लेके जाओ, यू नो। इतना बुढ़ा होके मरेगा जो 49 की एज में। वेल, so these were these 3 main incidences of my life जो किसी ने उसको एस्ट्रोलॉजी में किसी ने नहीं बताया, ना उनके
एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में बताया ना, मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में बताया। उस दिन से ऐसे दिस इज ऑल रबिश, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो अभी थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हुआ? इसमें क्या होता है ना स्मिता जी, ये जो एस्ट्रोलॉजर की जो कम्युनिटी है या वास्तु एक्सपर्ट्स की जो कम्युनिटी है ना, इनमें बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार समझना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरी सारी जिंदगी एज ए स्टूडेंट गुजरी, आज भी स्टूडेंट, और मैंने एक बात एक्सेप्ट किया लाइफ में कि कभी मास्टर बनने की कोशिश मत करना। तो दो सिद्धांत बड़े क्लियर हो गए कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है जी, उसकी जगह लेने की कोशिश मत करो। वो गॉड है, चाहे कोई भी एक नेचुरल पावर है, एक गॉड है जो ये सब चीजें डिसाइड करता है कि मुझे कब पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, किस जगह पैदा होना है, मेरा रंग रूप क्या होगा, मेरा कलर क्या होगा, मेरी बाकी चीजें क्या होंगी। ये मेरा पहला सिद्धांत है, जहां पे मैं लाइफ और डेथ के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो उसका डोमेन है, मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि मेरी डेथ भी उसके हाथ में है। दूसरी बात, मैं एस्ट्रोलॉजी को कभी भी एक इवेंट्स का एक क्या बोलते हैं कि एक जैसे ये होगा वो होगा, उसमें नहीं जाता हूं मैं। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस है, एक रोड मैप है। उस रोड मैप के द्वारा जब मैं आपको कहता हूं कि जैसे कि स्मिता जी आप मेरे घर आए या नीता जी आप मेरे घर आए, और बारिशों के दिन है, और फिर आपने कहा कि मैं पवई हिरणदानी से निकल के और मुझे अभी साकीनाका जाना है या अंधेरी ईस्ट जाना है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि करीब 20-25 से ऊपर की स्पीड से गाड़ी मत चलाइए। इस स्ट्रेच के ऊपर रोड बहुत टूटी हुई है, और वहीं पे अगर कहीं आपने मेरी बात को अनसुना करके आपने गाड़ी 60 और 70 की स्पीड से चलाई, तो क्या कंडीशन होगी आपकी? आप खुद सोचिए, आपका भी नुकसान हो जाएगा, गाड़ी का भी नुकसान हो जाएगा, हो सकता है आप इंजर्ड भी हो जाए। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली एक जीपीएस सिस्टम है। ये आपको बताती कि यहाँ पे रोड अच्छी है, हाईवे खुला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ तेज गति से चल सकते हैं, लेकिन वहां भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि 100 की स्पीड से ऊपर मत जाइए, खतरा हो सकता है, कोई आपका घर में इंतजार कर रहा है। जब दिन अच्छे होते हैं, जब आपकी दशा अच्छी है, सितारे सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो यकीन मानिए आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें घट जाएंगी। जब आपके सितारे बुरे हैं तो यकीन मानिए फिर आपके साथ बहुत सारी चीजें बुरी घट जाएंगी। लेकिन लोग क्यों चीजें परफेक्टली क्यों नहीं बोल पाते, उसका एक कारण है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, एक इलस्ट्रेशन, 200 आदमी फ्लाइट में है, 200 की मौत एक साथ नहीं लिखी है, लेकिन क्रैश होता है 200 के 200 एक साथ मारे जाते हैं। अब वो कहेंगे यार इसका तो पंडित जी ने कहा था कि ये 80 साल जाएगा, ये 50 साल, पता लगा उसमें एक 6 महीने का इन्फेंट है वो भी मारा गया, जो एक 24 साल का जवान है वो भी मारा गया, हो सकता है कोई 75 ईयर ओल्ड है, हैंडीकैप्ड है, वो भी मारा गया। तो क्या सबकी मौत एक साथ आई थी? नहीं, सबकी मौत एक साथ नहीं थी। होता क्या है कि एक हॉरोस्कोप जो है उस एयरक्राफ्ट का भी है। क्या है ना चीज, जैसे आजकल हम सबके जो हॉरोस्कोप से सबऑर्डिनेट हो गए हैं, तो किसका हॉरोस्कोप चल रहा है? देश काल परिस्थिति। जो प्रकृति का हॉरोस्कोप जब चलता है ना, तो हमारे हॉरोस्कोप खत्म हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बैठ के पैसा कमाने के लिए अगर एस्ट्रोलॉजी को एक प्रोफेशन में चेंज कर देंगे, जिसको मैंने जीपीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो फिर आप मार खाएंगे। दूसरा, जैसे कि आप भी एक हीलर हैं नीता जी, स्मिता जी भी बहुत बड़ी हीलर हैं, छोटा मोटा मैं भी कर लेता हूं। हीलिंग का पहला सिद्धांत जो मेरे कई गुरु लोग हैं उन्होंने क्या कहा था कि जब आप हीलिंग दे रहे हो तो आप हीलिंग नहीं दे रहे हो। करेक्ट करेक्ट, दैट आई एग्री कंप्लीटली। आपके द्वारा। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हो ईश्वर से उस समय कि मैं मीडिएटर हूं, हीलर, एज ए हीलर, तो मैं कहता हूं मैं मीडिएटर भी नहीं हूं, क्योंकि एज ए मीडिएटर आपने मुझे अपॉइंट किया है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, यानी कि ना तो मैं हीलर हूं, ना ही मैं आपको हील कर रहा हूं, हीलिंग करने वाला वो है, और मैं बीच में हूं जरूर, लेकिन मैं मीडिएटर नहीं हूं, क्योंकि मीडिएटर भी मैं उसी का अपॉइंटेड हूं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली मीडिएटर भी वही है, मैं एज ए बॉडी यहां सिट करता हूं।
तीसरी बात, अगर आपकी नजर कहीं उसकी पॉकेट पर है हीलिंग के दौरान में या उससे पहले, बहुत ही मैं इसको अभी एक पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट ही कर लूं, आई कैन बेट यू वोंट सक्सीड। आई एग्री। और जितनी ज्यादा आप इस ढंग से प्रोफेशनल हीलिंग के अंदर जाएंगे उतनी आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल ड्रेन यू आउट। हीलिंग का मतलब है कि आप किसी के दुख कम कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना बिकाऊ नहीं है। ठीक है, कभी कभार आप छोटी रीजनेबल फी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये कलयुग है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके नाम पे अगर आप किसी को रॉब कर रहे हैं तो फिर आप एनर्जीज का मिस यूज कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको एक शक्ति दी है कुछ करने की, तो उस शक्ति का मिस यूज मत करो ना। अगर आपको आगे चक्र से शक्ति मिल गई है कहीं ना कहीं से, तो आप मिस यूज मत करो ना उसका, आप यूज करो लोगों के भले के लिए। तो बॉडी हो, ड्वेलिंग हो, ऑफिस हो, यूनिवर्स हो, एक साथ मिला लिया, ओरिएंट कर लिया, एक ट्रायंगल परफेक्ट बना लिया, जिसको कि एक अच्छा ट्रायंगल कहते हैं, जिंदगी बेहतर होती है और वहां पे एस्ट्रोलॉजी भी बेहतर हो जाती है। तो दिनेश जी, आप ये कोरोना वायरस के टाइम में कोई सिंपल वास्तु टिप्स बताइए, बिकॉज नेचुरली पीपल आज अपना घर तो चेंज नहीं कर सकते, बट यू टेल सम सिंपल थिंग्स व्हिच दे कैन डू इन दिस टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अगर हो सकता है किसी भी रूम में आप बैठिए, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, जहां भी हो, पॉसिबल जहां तक हो सकता है, अपने आप को दिन और रात में ईस्ट की ओर ओरिएंट कीजिए। यानी कि ईस्ट की ओर देख के काम कीजिए। या सोना है तो हो सकता है कि आप बेड की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पिलो की पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं ना, है पॉसिबल है ना। हो सकता है एग्जैक्ट ईस्ट ना मिले, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मिल जाए, नॉर्थ में मत जाइएगा, लेकिन ईस्ट से अच्छा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर ईस्ट में सिर है और वेस्ट में पैर है, तो आप देखिए आपकी बॉडी प्रफुल्लित रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर एकदम से क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आप सुबह ऐसे उठोगे जैसे कि आज नींद बड़ी अच्छी, मजा आ गया, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये रोज क्यों नहीं होता है, आप बताइए। कितने दिन आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हो कि यार बड़ा नींद अच्छी नहीं आई, मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं होता? बॉडी का ओरिएंटेशन बिगड़ा हुआ है। हर चीज उस एक मूल मंत्र से निकलती है कि बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है। अब समस्या ये पैदा होती है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, लेकिन ये काम करते हैं। आप खुद आजमा के देखिए, अपने घर में आजमाइए। और ये फ्री की एडवाइस है, इसके पैसे भी नहीं किसी को। ये इतनी सिंपल सी चीज है। बच्चे ईस्ट की ओर देख के पढ़े, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। बुजुर्ग ईस्ट की ओर देख के अपना काम करें, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उनका मेंटल मेकअप अच्छा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, इरिटेशंस कम हो जाएंगे। बातें बड़ी छोटी सी हैं पर हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। Absolutely. सिंपल सी बात। Absolutely. So that was very, very, very informative, Dinesh ji. आपसे बहुत ही ज्ञान मिला. I'm sure Neeta must have also acquired a lot. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. Thank you so much, Dinesh ji. Thank you so much, Smita. We'll surely meet again for another talk together. तो उनका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे। Thank you. धन्यवाद।